हेलो मुंडेवाड़ी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो बेसिकली हम लोग ने जो प्लान बनाया हुआ था कि बायो को ख़त्म करना है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइक ये हमारा यूनिट थर्ड है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, ये वाला यूनिट है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लाइक हर एक यूनिट के स्टार्ट में ना साइंटिस्ट के जो साइंटिस्ट उनका जो उस फील्ड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो किसी एक साइंटिस्ट को लिस्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे GN रामचंद्रन के बारे में दिया हुआ है। तो बेसिकली वो आउटस्टैंडिंग फिगर थे इन द फील्ड ऑफ, मतलब बेसिकली किस फील्ड में उनका योगदान रहा था, तो वो था प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करने में। और फिर उन्होंने ही वॉज द फाउंडर ऑफ, इन्होंने मतलब किस चीज़ की स्थापना की थी बेसिकली, तो मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। लाइक कोई स्कूल, मद्रास स्कूल खोला होगा, उसमें बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में है ना, बेसिकली बच्चों को सिखाते होंगे, लाइक ऐसा। ही डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवरी क्या की थी, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर। लाइक तूने एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ा होगा कोलेजन फाइबर्स के बारे में। कोलेजन फाइबर एक प्रोटीन से ही प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होता है बेसिकली, तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्कवर किया था इन्होंने। हिज एनालिसिस ऑफ द अलॉयड कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द यूज़ ऑफ, तो ये स्ट्रक्चर को उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, तो रामाचंद्रन प्लॉट के हेल्प से। ओके, तो लाइक ये साइंटिस्ट वाला पार्ट होता है ना, उससे बहुत कम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, तो लाइक एक दो बार बस देख लेना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स थोड़ा देख लेते हैं। तो लाइक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो या तो लाइक यूनिसेलुलर होगा, मतलब मिनिमम जो लाइफ फॉर्म होता है वो सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। लाइक जैसे बैक्टीरिया वगैरह सब हो गया, वो सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तुमने देखा होगा। तो मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिक से बेसिक, अगर बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है तो वो एक सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक। ओके, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना, वो सिंगल सेल जो होता है वही सारे बेसिक फंक्शंस कर सकता है लाइफ के। लाइक वही सिंगल सेल जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेयर एज जैसे मल्टीपल, और उसके बाद दूसरे केस में क्या होता है कि ये सिंगल सेल जो होता है ना, वो डिवाइड करता है। लाइक ये इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ओके, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। लाइक पहले सिंगल सेल थे, वो सब कुछ करते थे, फिर बाद में क्या हुआ कि वही सेल्स दो के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे, फिर लाइक ग्रुप में एग्जिस्ट करने लगे, है ना। तो फिर लाइक देखिए यहाँ पे एक सिंगल सेल है, फिर उसका डिवीज़न हुआ। ओके, तो बहुत सारे सेल्स बन गए, बहुत सारे सेल्स बन गए। लाइक तूने देखा होगा जाइगोट में एक सिंगल सेल होता है। ओके, एक सिंगल सेल होता है, फिर सिंगल सेल क्या होता है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, वो डिफ्रेंशिएट होता है। लाइक यहाँ पे देख, पहले डिवाइड कर दी, डिवीज़न हुआ, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बना, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बना, तो फिर ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, लाइक ऊपर वाले डिफ्रेंशिएट हो गया है ना, एक पार्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। लाइक हमारे बॉडी में जो टॉप लेयर है, वो भी एक लेयर ऑफ सेल्स है, वो डिफ्रेंशिएट हो गया प्रोटेक्शन एंड कवरिंग के लिए, तो उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स डिफ्रेंशिएट करके, है ना, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो है वो बन गया क्या, गट बन गया बेसिकली। ऐसे खाते हैं खाना, उधर से डाइजेशन होता है, लाइक डैट। और फिर वही टिश्यूज़ जो है वो, लाइक देख, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, मैं ये डिटेल में टिश्यूज़ वाले में पढ़ाऊँगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें पढ़ाऊँगा। लाइक तो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, तो उसको हम टिश्यू बोल देते हैं। और जितने ऑर्गेनिज्म है ना, वो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़, सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होता है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। उसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बेसिकली कनेक्ट्स बॉडी को क्या
कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर मस्कुलर टिश्यू होता है और न्यूरल टिश्यू होता है। सिर्फ 4 टाइप का टिश्यू, यही 4 टाइप के टिश्यूज़ ना अलग अलग प्रोपोर्शन में अरेंज होकर के ऑर्गन्स बनाता है। लाइक हार्ट का एग्जांपल लेते हैं तो हार्ट में क्या क्या होता है। हार्ट में सबसे पहले देख, हार्ट ऑर्गन निकाल अपने सामने विजुअलाइज कर, उसके चारों तरफ कवरिंग होगा एक लेयर ऑफ सेल्स का, तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है बेसिकली, है ना, उसको लाइनिंग का काम करता है। तो वो बेसिकली एपिथेलियल लेयर होगा सबसे बाहर। उसके बाद मस्कुलर लेयर होगा, लाइक कार्डियक मसल से बनता है ना पूरा हार्ट, मस्कुलर टिश्यू बेसिक। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके अंदर आए तो मस्कुलर टिश्यू, उसके अंदर फिर ब्लड होता है ना हार्ट के अंदर जो पंप होता है, तो ब्लड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ना, क्योंकि पूरे बॉडी में कनेक्शन हर एक सेल्स को, लाइक इनके पास देख, ये सेल्स का अगर एग्जांपल ले तो ये बेसिकली पानी में रहता है ना। ये सेल क्या करता है बेसिकली लाइक जहाँ पे लिक्विड वगैरह होता है उधर रहता है, तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है चीज़। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर लाइक जब तो हर एक सेल्स के पास खाना कैसे जाएगा, लाइक वाटर कैसे जाएगा, मतलब जितने न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएगा, गैसेस कैसे जाएगा, तो उसके लिए ब्लड फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में, है ना। तो ये ब्लड के थ्रू ही हर जगह जो है ना वो न्यूट्रिशन जाता है, एंड जो भी रिस्पिरेटरी गैसेस है सब जाता है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसी के थ्रू क्या होता है लाइक हमारे बॉडी से बाहर आता है, फिर वो किडनी में जाता है, फिर किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में कचरा जमा होता है, फिर वो निकल जाता है, लाइक दैट। ओके, तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सिंगल सेल सारे बेसिक फंक्शन को करते हैं, ओके, वेर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल्स डिफ्रेंशिएट होता है, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये सेल्स कैसे बने होंगे, ओके, ठीक है। अब हमको पता है कि जो बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ है वो सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये बताओ भाई, ये सेल कहाँ से आए होंगे, स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा ये सब। तो लाइक इवोल्यूशन चैप्टर है, उसमें बहुत सारे थ्योरीज आए थे, बट वो सब रिजेक्ट हो गए। लाइक बहुत सारे थे, वो तो पढ़ेगी इवोल्यूशन में या पढ़ी भी होगी। तो जो सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी था वो था केमिकल इवोल्यूशन का, जिससे कि मिस्टर ने दिया हुआ था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, लाइक जो भी कंडीशन था अर्ली अर्थ पर, है ना, उस टाइम में, तो लाइक हाई टेम्परेचर था, है ना, हाई प्रेशर था, जो भी अर्ली अर्थ पे जो कंडीशन था, तो वैसा कंडीशन बनाया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह एंड वगैरह, ये सब कंबाइन करके ना, और जो है आरएनए मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स, बेसिकली अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनता है ना, तो इस सब का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ लाइक, और ये सब जो रिएक्शंस वगैरह सब है ना वो वाटर बॉडीज़ के अंदर चल रहा था, क्योंकि हो क्या जाता है, वाटर बॉडी जो होता है ना वो स्टैटिक नहीं होता, मतलब रुका हुआ नहीं होता एक जगह पे, वो मूव करते रहता है। अगर एयर की बात करें तो एयर में मतलब बहुत फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव करता है, लाइक वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है। वेयर एज सॉलिड में साला कुछ बहता ही नहीं है ना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता, तो रिएक्शंस कहाँ से होंगे। तो वाटर परफेक्ट कह सकती हो कि वाटर परफेक्ट जगह था जहाँ पे ये सब बकचोदी हो सकता था। लाइक वाटर में एक मूवमेंट होता है, लाइक वो भी बहुत फास्ट भी नहीं होता है, बहुत स्लो भी नहीं होता है, सही तरीके से होता है। लाइक ये सब मॉलिक्यूल्स कैसे भी कैसे लाइक एक कंपार्टमेंट के अंदर आ गए होंगे, है ना, और धीरे धीरे जो है ना वो डेवलपमेंट और आगे बढ़ा होगा। मैं सिंपली तुमको समझा रहा हूँ, इसमें और डिटेल्स में घुस सकते हैं, बट जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए था। तो कुछ इसी तरीके से जो है फर्स्ट सेल डेवलप हुआ होगा। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, ओके। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो मैंने बता दिया कि सेल बने कैसे होंगे, लाइक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन इधर से फोकस करना है, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अब से हमको फोकस करना है, ओके।
आई होप कि तुमको सब समझ आएगा। देखो, सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है कि लाइक जो लाइफ है ना, मतलब उसका जो यूनिट है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइक सेल जो होता है वो सबसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिविंग होता है ना। सेल अपने आप में लाइक हमारी बॉडी में भी देख जो ब्लड होता है वो हर एक सेल्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, गैसेस सप्लाई करता है, और वो सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है, लाइक जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तब ना एज अ होल हम काम कर पाते हैं, लाइक है ना। फंडामेंटल यूनिट तो वही है ना, सेल ही है। सारा जो बेसिक लाइफ का फंक्शन है वो सेल के अंदर ही चल रहा होता है, और हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल्स एक साथ काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाके हम सब कर पाते हैं, लाइक डैट। ओके, तो अब बकचोदी बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और इसेंशियल फंक्शंस जो होती है लाइफ की वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल से लाइक नीचे का है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स में होगा, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो समझ गई ये लाइन। अब बात करते हैं किसने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था। तुमको मैं एक वीडियो भेजा हुआ था जिसमें कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में दिया हुआ था, उन्होंने डेड सेल्स को देखा था। खैर 11th की NCERT में नहीं दिया हुआ है उनके बारे में, वो 9th 10th में ही था। तो उसके बाद फिर जो हमारे A.V. लिवेनहुक थे उन्होंने ही फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था। तो यहाँ पे A.V. लिवेनहुक हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था और डिस्क्राइब किया था एक लिविंग सेल को। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो लाइक हुआ क्या था, 1950s जब हम S लगा देते हैं तो ये इसमें 1950 से 1960 की बात होती है, मतलब S जहाँ पे लग गया लाइक तो 10 साल आएगा। लाइक अगर मैं 2020s कर देता हूँ, 2020s कर देता हूँ तो 2020 से 30 की बात हो रही है। तो लाइक 1950s का मतलब 1950 से 1960 के बीच में जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ था। तो लाइक हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो हम सेल के अंदर झांक सकते थे, देख सकते थे, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देख सकते थे। तो उसके बाद जो है ना वो सेल्स के अंदर के सारे स्ट्रक्चर वगैरह का डिटेल्स सामने आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। लाइक थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट ही है ये भी। तो स्लाइडेन एंड स्वान, ऐसे याद रख, स्लाइडेन एंड स्वान। तो 1838 में, ईयर यहाँ पे 1838 में स्लाइडेन जो थे ही वाज वो क्या थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। ओके, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने क्या स्टडी किया था, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया था और उन्होंने वो ऑब्जर्व किया थे। ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ईयर 1838, स्लाइडेन, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट and studied different plants and observed that all plants are made up of cells which form the tissues of the plant. Okay, उसके बाद फिर इनके जस्ट स्लाइडन के जस्ट बाद श्वान जो कि 1839 में आए, वो क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ओके, उन्होंने क्या स्टडी करा था, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी करा था और रिपोर्ट किया था कि जो वो सेल्स के बाहर ना, मतलब बहुत सारे सेल्स को देखा था और उन्होंने रिपोर्ट किया था कि
सेल्स के बाहर जो होता है ना, वो एक थिन आउटर लेयर होता है जिसको कि हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये थिन है ना, देखा होगा माइक्रोस्कोप में, तो देखा होगा ना भाई तुमने, जैसे ओनियन पील को देखा होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो बाहर में एक न्यूक्लियस सेंटर में दिखता है और साइड से है ना एक रॉन्ड रॉन्ड, तो उसी को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज हाइपोथेसिस दैट, उसके बाद फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, फिर उन्होंने फिर प्लांट सेल्स को भी देखा था। तो वो उन्होंने बताया कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ ए यूनिक फीचर टू प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में जो होता है ना वो सेल वॉल भी होता है, लाइक एनिमल्स में नहीं होता है। तो उन्होंने एनिमल्स को भी, सेल्स को भी देखा, फिर प्लांट सेल्स को भी देखा, तो उन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद फिर सेल एनिमल प्लांट सेल्स के बाहर, सॉरी एनिमल सेल्स के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल्स के बाहर एक सेल वॉल भी होता है, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने फिर बोला था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक फीचर टू प्लांट्स, राइट दैट। उसके बाद स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट, तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का स्टडी करा था, फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, मतलब बेसिकली अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कहा कि बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जैसे देख, हम लोग जो होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर हम लोग होते हैं, लाइक जैगोट से क्या होता है, बहुत सारे सेल्स फिर बनता है ना, तो हम लोग या तो सेल्स से बने होंगे या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इस प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से तो ऐसे समझ सकते, लाइक जैसे देख हमारा बॉडी में पूरा सेल्स ही है। उसके बाद सर पे बाल है ना, वो सेल थोड़ी है, ये प्रोडक्ट ऑफ सेल है, लाइक ये प्रोटीन है। तो जो सेल होता है वो प्रोटीन सेक्रेट करते रहता है और वो बाहर निकलते रहता है। तो ऑल बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ऐसा था। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, हाँ, तो स्लाइडेन और स्वान फिर दोनों ने मिलकर के क्या सेल थ्योरी बनाया, ठीक है। ये सेल थ्योरी क्या था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, तो ये था। बट इस थ्योरी की बहुत बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि उनको पता नहीं था उस टाइम पे कि ये सेल्स कैसे, कहाँ से आते हैं ये, है ना। हाउएवर दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ दिस सेल्स वेयर फॉर्म्ड। उसके बाद रोडोल्फ वर्च्यू 1855 में उन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था कि जो वो सेल्स होता है ना, सेल्स वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन करा था कि सेल्स डिवाइड करते हैं, और उन्होंने बताया था कि एक स्टेटमेंट बेसिकली दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो फिर उन्होंने ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान एंड गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे इज़, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बेसिकली ऐड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था उसको, तो उन्होंने ऐड कर दिया था कि ये तो उन्होंने, जैसे स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया हुआ था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। फिर रोडोल्फ वर्च्यू ने ये भी बताया कि ऑल सेल्स राइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो हमारा ये सेल थ्योरी वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम एक सेल पे ओवरव्यू डालते हैं, लाइक जो वो सेल होता है ना, सेल, उस पर ओवरव्यू डालते हैं। तो सेल्स that have membrane bond nuclei are called eukaryotic, whereas cells lack membrane bond nucleus are called prokaryotic, ठीक है। तो जिसके पास membrane bond nucleus होगा उसको हम यूकैरियोटिक बोल देंगे, और जिसके पास membrane bond nucleus नहीं होगा उसको हम प्रोकैरियोटिक बोल देंगे, समझे। तो जैसे यहाँ पे मैंने तुमको बोला कि फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ होगा, तो तुमको क्या लगता है कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया होगा या फिर यूकैरियोटिक सेल आया होगा? तो लाइक क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है ना, जो डीएनए वगैरह सब होता है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, और कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल भी नहीं होता है। तो फिर बाद में ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है फिर ये डेवलप हो गया होगा ना, मतलब लाइक जैसे हम ऑर्गेनिज्म भी खुद को इवॉल्व करते हैं वैसे सेल भी इवॉल्व होते हैं लाइक टाइम के साथ साथ, है ना, खुद को और
नेचर के साथ इवॉल्व होते हैं, खुद को और बेटर करते हैं। तो लाइक न्यूक्लियस डेवलप हुआ होगा, और जो ऑर्गेनल्स वगैरह थे उनके पास, तो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गया होगा। तो फिर यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसे बन गया होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ, है ना। पहले जो सेल आए वो थे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो लाइक दैट। तो यहाँ पे सिंपली वही दिया हुआ है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होता है, वेराज प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होता है। और इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड called cytoplasm occupies volume of the cell. The cytoplasm is main arena of cellular activity in both plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो इसका मतलब क्या है कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, तो उसके अंदर जो है ना वो मैट्रिक्स होता है, लाइक मैट्रिक्स फ्लूइड होता है। मैट्रिक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लूइड होता है। तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लाइक देखिए यहाँ पे अगर ये जो साइटोप्लाज्म है अगर ये सॉलिड हुआ तो चीज़ें इधर से उधर मूव नहीं हो पाएगी, या फिर तो इसीलिए फ्लूइड काइंड ऑफ साइटोप्लाज्म जो है ना फ्लूइड जैसा है। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए है ना फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म होता है। तो उसके अंदर सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं। वेरियस इंजाइमेटिक रिएक्शंस अकर इन, हाँ, तो उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं जो कि सेल को ज़िंदा रखते हैं बेसिकली, है ना। भाई रिएक्शन चलेंगे तब ना सेल ज़िंदा रहेगा, ये तो मर जाएगा ना। आगे यूकैरियोटिक सेल्स हैव बोथ मेम्ब्रेन बॉन्ड एंड नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हाँ, सेल्स के अंदर होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड दोनों होते हैं। वेराज प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है ना वो सिर्फ उनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम्स जो होता है वो यूकैरियोट मेम्ब्रेन लेस है, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म में होगा, लाइक साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। बट यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में हो सकता है ना, फ्रीली फ्लोट करता रहता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है, या क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होता है उसके अंदर भी हो सकता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी हो सकता है, उसके साथ एसोसिएटेड। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है, और वो उसका क्या काम होता है, सेल डिवीज़न में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लाइक अभी तक यूकैरियोट्स के अंदर दो ही नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स तुमको पता है, जैसे कि राइबोसोम हो गया और दूसरा सेंट्रोसोम हो गया। तो सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल्स में होता है एनिमल सेल्स में, मतलब यूकैरियोट्स के अंदर भी सिर्फ एनिमल सेल्स में, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो सारे सेल्स में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल सारे में। अब बात करते हैं, तो सेल्स ग्रेटली डिफर इन साइज़, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, लाइक यहीं पे देखना अलग अलग साइज़ का है, लाइक छोटा बड़ा लाइक दैट, इसका शेप डिफरेंट हो सकता है। डेफिनेटली इधर देख कैसा कैसा शेप, अलग अलग टाइप का शेप। एंड एक्टिविटीज़, हाँ, अलग अलग एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। ये इसका अलग एक्टिविटी है, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अब शेप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और माइकोप्लाज्मा को ही हम PPLO बोलते हैं, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका जो शेप दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर,
ठीक है। उसके बाद फिर बैक्टीरिया का जो है, सॉरी इसका 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, लाइक 3 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये 3 × 10⁻⁻6 मीटर से 5 × 10⁻⁻6 मीटर का हो सकता है। तो माइक्रोमीटर का आप समझ गए कि लाइक दैट कैसे कन्वर्जन करेंगे मीटर में। तो नॉर्मली याद रख लें कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो माइकोप्लाज्मा को ही हम PPLO बोलते हैं, ठीक है। और ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है। तो माइकोप्लाज्मा का जो लेंथ होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, और जो बैक्टीरिया है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग सेल नहीं है, ऑस्ट्रिच एग है। और ह्यूमन RBC का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। अब और लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल। और देख यहाँ पे मैंने मार्किंग इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें दी हुई है NCERT के अंदर। लाइक यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का जो सेल का जो लेंथ बताया गया वो 0.3 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया का जो है ना वो 3 to 5 बताया गया, बट यहाँ पे डायग्राम में अलग ही दिया हुआ है। लाइक PPLO और माइकोप्लाज्मा मैं बोला कि एक ही होते हैं, एक ही नाम है, मतलब अलग। जैसे मिसबाही मिसी है, वैसे ही माइकोप्लाज्मा ही PPLO है। तो इसका जो लेंथ है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो ये बस ध्यान रखना, डायग्राम बेस्ड आया तो ये मतलब दोनों दिया हुआ है। तो और यहाँ पे ये भी देख ले कि एक यूकैरियोटिक सेल है, उसका क्या दिया हुआ है, उसका 10 से 20 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। बैक्टीरिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया है, और PPLO का 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, और वायरसेस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो ये थोड़ा लिख के याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ठीक है। सेल का शेप अलग हो सकता है, हाँ हो सकता है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, और इवन इरेगुलर। शेप ऑफ सेल मे वेरी विथ, किसके साथ सेल का जो शेप है वो किसके साथ वेरी करता है, तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके साथ वेरी करता है। लाइक RBC का अलग फंक्शन है इसलिए इसका शेप अलग होता है, WBC का अलग फंक्शन है इसलिए इसका अलग शेप होता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है बेसिकली, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, इसका अलग फंक्शन है इसलिए इसका अलग शेप है। न्यूरॉन का अलग फंक्शन है इसलिए इसका अलग शेप है, इसका अलग। ये मैच द करेक्ट शेप ऑफ द सेल। तो चलो मैच करते हैं। RBC कैसा होता है, तो इसका होता है रॉन्ड एंड बाइकॉनकेव। उसके बाद जो WBC है उसका एमीबॉइड होता है। कॉलमनार का कैसा होता है, लॉन्ग, इसका लाइक रुक जा, इधर RBC हो गया, छोड़ खुद से ही करते हैं। तो RBC का ये हो गया, ये रॉन्ड एंड बाइकॉनकेव। उसके बाद फिर मेसोफिल सेल का रॉन्ड एंड ओवल, ओके। WBC का एमीबॉइड। नर्व सेल्स देख ब्रांच दिख रहा है, और कोई सेल्स ब्रांच दिख रहा है तुमको, नहीं ब्रांच, कोई भी सेल्स ब्रांच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इधर देख ब्रांच एंड लॉन्ग। ट्रैकिड जो है वो इलोंकेटेड है, लाइक पॉइंटेड एंड्स हैं इसके पास। उसके बाद फिर लॉन्ग एंड नैरो कॉलमनार एपिथेलियल का, ठीक है। तो ऐसे देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, लाइक 1-2 बार करेगी तो क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, लाइक बहुत बार DPP में भी देख इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो है ना। तो कुछ भी नहीं छूट रहा है NCERT का, 100% का वर्ड कवर हो रहा है ना, और सब क्लियर भी हो रहा होगा, आई होप आपके साथ। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो सेल्स बेसिकली तुमको मैंने बताया था कि 2 ही टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो पहले वाले सेल्स जो पहले इवॉल्व हुए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक
सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली, वो साइटोप्लाज्म में ही ऐसे फैले हुए थे, है ना। और उसके पास कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी नहीं था, है ना, कोई भी नहीं था मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। उससे फिर क्या हुआ, उससे कॉम्प्लेक्स सेल बना, वो सेल इवॉल्व हो गया, तो उससे फिर यूकैरियोटिक सेल बना। लाइक अब ये जो सेल बना है नया वाला, उसके पास क्या हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है ना, और ऑर्गेनल्स जो है उनके पास वो मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है ना। जो ऑर्गेनल्स है वो उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन आ गया, तो उससे क्या हुआ फिर वही सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना। लाइक देख, मैं सिंपली चीज़ बताता हूँ, ये जो लाइक ये सब चीज़ें प्रोसेस सडनली नहीं होते हैं, लाइक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। लाइक 0 से स्टार्ट होके 100 पे गए तो बीच का पॉइंट मिस हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। 0 1 2 3 4 लाइक हाँ धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। लाइक अभी तू सोच, एक सेल जो है वो रैंडमली इवॉल्व होते होते मतलब चारों डायरेक्शन में इवॉल्व होता है। लाइक कुछ भी सडनली रैंडमली चल रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए ना अर्थ के ऊपर कितने सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ, लाइक 9 मिलियन। तो उतना अभी बस सोचे हैं, हमने डिस्कवर भी नहीं किया है सारों को, समझ सकती हो। तो तू जितना एक्सपेक्ट करती है ना वो सब हो चुका है। लाइक एक ही हमारे पास आँखें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उसके पास आँखें नहीं है, वो फिर क्या करते हैं, वो तुमने अल्ट्रासोनिक क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, वो छोड़ते हैं। उससे फिर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट से टकरा करके फिर वापस उनके कान में आता है। लाइक बैट्स का फॉर एग्जांपल, तो वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो लाइक देखिए रैंडमली ये सब हुआ है कि हाँ, मतलब ये फिक्स नहीं है, मतलब रैंडमली कुछ भी इवॉल्व हुआ गया है, मतलब चारों तरफ इवोल्यूशन हुआ है और रैंडमली है ना एक पॉइंट से कुछ भी बन रहा है, लाइक है ना, सब कुछ बन रहा है। तो लाइक डैट उतना डीप में नहीं जाना है, बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। लाइक उसके लिए मैं इतना बकचोदी कर रहा हूँ। उसके और डिटेल में जा सकते हैं लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में सब बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, तो इसकी बात करते हैं। लाइक ये बकचोदी अभी मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा टाइम लगा के भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एनसीईआरटी तुम्हारा अच्छे से होना चाहिए, जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, वो सब तुमको क्लियर होना चाहिए। और अगर रटा हुआ है, समझा हुआ है, अगर कहीं दिक्कत होती है तो फिर मेरे से पूछ लेना कि हाँ इस वाले टॉपिक में दिक्कत है। ओके, तो चलो अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोनेरा। लाइक तुमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, उसको हम बेसिकली क्लासीफाई करने के लिए क्या किए, 5 किंगडम बनाए। उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो जो पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया ही होता है। सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा और बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया हो गया, जैसे कि जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है एनसीईआरटी के अंदर। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना जनरली स्मॉलर होता है ना, और स्मॉलर किसके कंपेयर में, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में। लाइक तुमने देखा था ना यूकैरियोटिक सेल कहाँ 10 से 20 माइक्रोमीटर, और ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो 1 से 2 माइक्रोमीटर, या यहाँ पे 3 से 5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो ये छोटे होता है, यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं। तो छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत फास्टली। लाइक अगर तुमने एक बैक्टीरिया भी डाल दिया तो सारा 2 घंटे के बाद वो पूरी कॉलोनी बना देते हैं, 200, है ना। फिर वो जैसे रैपिडली डिवाइड करते हैं बहुत सारे। तो दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर दैन यूकैरियोटिक सेल्स। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज़। तो वो शेप एंड साइज़ में वेरी करता है। हाँ भाई, सेल जो होता है उससे शेप एंड साइज़ में वेरी करता है। लाइक 4 बेसिक शेप्स आइडेंटिफाई किया गया है बैक्टीरिया का, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हो। तो रॉड शेप्ड बैसिलस, ये सब पता ही होगा, स्पेडिकल, कॉकस, कॉमा शेप्ड विब्रियो एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरिलियम, है ना। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना,
उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर ही होता है, ठीक है। लाइक ये सेम पॉइंट हिट करेगा तुम्हें यूकैरियोटिक सेल्स में। तो वहाँ का एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों, सुनना ध्यान से, एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है। लाइक प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है, वो एनिमल्स के पास नहीं होता है। तो फंडामेंटली दोनों सेम नहीं होता है ना। वेराज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सारे फंडामेंटली सिमिलर ही होते हैं, ओके। और प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होता है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना कि ऑल मतलब फंडामेंटली सिमिलर होता है। प्लांट लाइक यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट के पास सेल वॉल आ गया, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं आया, साला प्लास्टिड्स आ गया उनके पास। लार्ज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नाम सुना होगा ना, स्टोरेज का काम करता है प्लांट्स के केस में, एनिमल्स में नहीं होता है लार्ज वैक्यूल्स। तो 3 चीज़ें बेसिकली दी हुई थी, आगे पढ़ेंगे। सेल वॉल एब्सेंट होता है, लार्ज वैक्यूल्स एब्सेंट होता है ना, और प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर। बट जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उन सब के पास सेल वॉल होता है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके, एक्सेप्शन है एक। और फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म होता है, और कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, सुनाई पता ही है। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए, लाइक ऐसे सर्कुलर डीएनए। हम लोग के केस में सर्कुलर नहीं होता है, हम लोग के केस में लीनियर होता है ऐसे, उसका 2 फ्री एंड भी होता है, बट इस सब का सर्कुलर होता है जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स का। और सिंगल क्रोमोसोम बोला गया, क्रोमोसोम नहीं होता है, मतलब लाइक वो नाम के लिए ऐसे यूज़ किया गया है। मैं ये एक लाइन है, मैं इसको फिर से सर से कल पूछ करके तुम्हें बताता हूँ। सिंगल क्रोमोसोम बस नाम के लिए दिया गया है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है ना वो डेंस यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है सिर्फ। तो जैसे जेनेटिक मटेरियल है वो डेंसली कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे बेसिकली सर्कुलर डीएनए होता है, ये याद रखना। और ये भी तुम कि ये सिंगल सर्कुलर डीएनए को एनसीईआरटी ने सिंगल क्रोमोसोम बेसिकली नाम दिया है, ये भी ध्यान रख सकती हो। और ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप्ड नहीं होता है। और जो जीनोमिक डीएनए, जो मेन डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना, ये जेनेटिक मान लो इसको, जेनेटिक डीएनए। उसके अलावा भी क्या होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे, है ना, बहुत सारे सर्कुलर डीएनए होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है भाई, प्लाज्मिड, सॉरी अब याद आया, हाँ प्लाज्मिड, उनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो वो जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है। तो द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। तो जिनके पास भी प्लाज्मिड अवेलेबल होगा तो वो बैक्टीरिया को सर्टेन फिनोटाइपिक, मतलब फिनोटाइपिक का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल, लाइक फिनोटिपिकली जो कोई बंदा है वो छोटा है, फिनोटिपिकली कोई बंदा जो है वो काला है, मतलब तो वो एक बेसिकली एक फंक्शन प्रोवाइड करता है फिनोटिपिक कैरेक्टर। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, लाइक वो सब एंटीबायोटिक में नहीं मरते, जिंदा रहते हैं। इन हायर क्लासेस यू वुड लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। बेसिकली है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एज अ वेक्टर यूज़ करते थे प्लाज्मिड को बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, 12th में। उसके बाद नो ऑर्गेनेल्स लाइक इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। मतलब राइबोसोम ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में सेम होता है, ऑर्गेनेल्स। मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है ना। वो कहाँ म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनता है ना,
स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, और प्लांट सेल में अलग होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया कि नो ऑर्गेनल्स लाइक यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़, है ना। इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे आगे। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन called mesosome is the characteristic of prokaryotes. Mesosomes are enfoldings of plasma membrane. लाइक जैसा देख यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो गया, तो और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आ गया, तो यही मेसोसोम बन गया, है ना, लाइक दैट। ये पार्ट्स है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। लाइक ये बैक्टीरियल डीएनए है, जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियोइड, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके चारों तरफ, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म से डीएनए फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे कुछ लाइक मैट्रिक्स वगैरह होगा, मतलब डेंस होगा थोड़ा सा वहाँ पे, और फ्लूइड, न्यूक्लियोइड रीजन वही, और ये प्लाज्मिड वगैरह सब हो गया। और ये उसका सेल जो होता है वो 3 लेयर से एनवेलप्ड होता है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। ये राइबोसोम 70S पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ स्टोरेज का काम करते हैं। ये फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो सेल मूवमेंट में हेल्प करेगा। फ्लैजिला 3 पार्ट से बनते हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर। फ्लैजिला यूकैरियोट्स में भी हो सकते हैं, लाइक स्पर्म में होता है ना फ्लैजिला, बट स्ट्रक्चरली सेम नहीं होता है। इसके पास 3 पार्ट होता है, लेकिन यूकैरियोट में सिर्फ 2 ही पार्ट होता है, बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है। हुक नहीं होता है यूकैरियोट्स के अंदर, वेर एज प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट तीनों चीज़ें होती हैं। फिम्ब्रियाए, पिलाए, ये सब सरफेस स्ट्रक्चर हो गया। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब सेल एनवेलप सबसे पहले बाहर से शुरू करता है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल्स have a chemically complex cell envelope which consists of a tightly bond 3 layers. outermost जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद फिर सेल वॉल होता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है ना, थिकनेस। स्पेशली हमको ये 2 पॉइंट क्या क्या होता है वो याद नहीं आ रहा है, वो एक बार देख लेना तो भी NCERT। तो थिकनेस और फंक्शन में वैरी करता है, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया में। ग्लाइकोकैलिक्स लाइक ये लूज शीथ हो सकता है जिसको कि हम स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं, और जो दूसरा फॉर्म में हो सकता है वो या तो थिक होगा और टफ होगा, उसको हम कैप्सूल बोल देंगे। सेल वॉल डिटरमाइंस सेल वॉल डिटरमाइंस शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम कोलैप्सिंग। सेल वॉल उसको एक तो शेप देता है सेल को, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम कोलैप्सिंग। लाइक पानी के अंदर है, बहुत ज़्यादा पानी मतलब अंदर से भर गया, फोर्स लग रहा है तो फट जाएगा ना सेल। फिर मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, तब बोल लिए थे लंबे टाइम से, खैर आदत नहीं है, अब हो जाएगी। उसके बाद फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है? परमिएबल का मतलब होता है कि परमिशन देना, मतलब सारे सब्सटेंस जो है ना वो परमिट करना। परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिट करना। तो आज सारे, अगर जैसे सेल वॉल हो गया वो परमिएबल नेचर का होता है, मतलब उसके चारों मतलब आर पार सारी चीज़ें आ जा सकती है, लाइक कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जा सकती हैं। अब बड़ी चीज़ें तो नहीं जाएगी ना, लाइक जैसे जाली होता है तुम्हारे घर की खिड़की में, तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी आ जा सकती है। वेयर एज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करती है अपने अंदर से आने जाने के लिए, ठीक है, एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। हाँ, मतलब वही मैंने बताया था ना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, सेल वॉल नहीं होती है। पता नहीं मैं पीछे गलती किया था क्या,
सेल वॉल डिफरेंट होता है, लाइक म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बनता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर जैसे सेलुलोज एंड सेलुलोज एंड pectins and proteins like that. Although each layer of envelope performs a distinct function, they act together as single protective unit. देख ये जो सेल एनवेलप है इसमें 3 लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों जो है ना वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, बट उनका जो फंक्शन वो एक साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियल सेल को या फिर प्रोकैरियोटिक सेल को बोल सकती हो। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड into how many groups based on the basis of their differences in cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure है ना डेवलप्ड बाय। तो बैक्टीरियल सेल्स 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जा सकता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टेनिंग प्रोसीड्यूर को। बेसिकली स्टेनिंग में क्या होता है कि कोई डाई डालते हैं और जो सेल होता है वो कुछ सेल जो होता है वो उस डाई को अपने अंदर डाल लेता है और वो नीला पीला हो जाता है ना, पढ़ा होगा, लाइक इस डिटेल में नहीं जाना। तो डाई डाला मान लो ब्लू कलर का, तो कुछ सेल्स ने अपने अंदर डाई को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ सेल्स ने नहीं किया। तो इसके बेसिस पे 2 टाइप का सेल ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो जो स्टेन को ले लेते हैं उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो नहीं लेते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बोल देते हैं। और स्टेनिंग प्रोसीडर डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ग्राम विजार्ड है ना। A specialized membranous structure is mesosome, which is formed by simple है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना था, तो ये ऐसे बना था। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लो, तो इनफोल्डिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया। मैं अभी बना नहीं पा रहा हूँ सही से, है ना। तो ये इस पर कुछ इंजाइम्स वगैरह आ गए, ये मेसोसोम बन गया सिंपली लाइक दैट। तो specialized membranous structure is mesosome, which is formed by infolding of plasma membrane. These extensions are in the form of vesicles, tubules और lamellae. तो जो ये mesosome है वो vesicles, tubules और lamellae के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो लाइक जैसे ऐसे अगर है मान लो तो उसको vesicles बोल देंगे, अगर ऐसा हो गया उसको हम ट्यूब्यूल्स बोल देंगे। सेल मान लें सेल। और लेमिला कैसा होता है, लेमिला ऐसा होता है कि सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाला ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम। तो मेसोसोम 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और लेमिनाe के फॉर्म में। बेसिकली शेप के बेसिस पे ये तीनों है ना फर्दर कर दिया गया। दे हेल्प इन मेसोसोम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, रिस्पायरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स एंड टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंजाइमेटिक कंटेंट। इस लाइन बाकी सब देख लेना इसका फंक्शन, बट जो मेन वाला लास्ट वाला जो दिया हुआ है ना, बेसिकली देख ये अगर ऐसा रहा, अगर फिर हम इसमें मेसोसोम मालूम बनाते हैं, सही से बन नहीं रहा है, देख तो फिर क्या होगी, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा सेल का, और फिर यहाँ पे इंजाइमेटिक कंटेंट वगैरह के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर increase surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm. जैसे कि कुछ अलग प्रोकैरियोट्स साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर जैसे मेसोसोम होता है ना, वैसे ही अलग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होता है, उस पर लाइक पिगमेंट्स लगे होते हैं। पिगमेंट्स क्या करता है, सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और है ना बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है ना, विच कंटेन पिगमेंट। तो लाइक मैंने यहाँ पे भी दिखाया होगा कि क्रोमेटोफोर्स लाइक देखिए ये अलग टाइप के मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पे पिगमेंट्स लगे हुए हैं, तो ये क्रोमेटोफोर्स उसको बोल देते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही होता है ना बब्बा, है ना, वो खुद से फूड को बना सकता है, लाइक जैसे प्लांट्स में होता है, मतलब प्लांट्स खुद फूड
क्रिएट कर सकता है, वैसे साइनोबैक्टीरिया भी कर सकता है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, there are membranous extensions into the cytoplasm called mesosomes, chromatophore, which contains pigments. बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, अगर वो मोटाइल होंगे तो उनके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होंगे फ्रॉम देयर सेल वॉल लाइक फ्लैजिला। अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला होगा तब ना मोटाइल होगा, ऐसे ये सेल है तो उनके पास फ्लैजिला होगा तो वो मोटाइल हो सकता है, अगर नहीं होगा मोटाइल नहीं होंगे, है ना। बैक्टीरिया सो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया है ना, तो उसमें बहुत सारे फ्लैजिला भी हो सकता है ना, या फिर इसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी का ऐसे दोनों साइड में लगा हुआ है, किसी का एक ही जगह ऐसे दिया हुआ है। तो बैक्टीरिया सो रेंज इन नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज कम्पोज ऑफ 3 पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ऊपर भी दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें लॉन्गेस्ट पार्ट की पोर्शन क्या होता है, फ्लैजिला लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एंड बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेल के सरफेस से और सेल लाइक देख। फ्लैजिला लॉन्गेस्ट पोर्शन है ना, 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। अब फ्लैजिला के अलावा ना पिलाए और फिम्ब्रिया 2 और सरफेस स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर, बट ये ना मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं होता है, मतलब ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, सिर्फ फ्लैजिला ही करता है, मतलब मूवमेंट में। तो पिलाए आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। फिम्ब्रिया आर small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they help attach bacteria to rocks in streams and to host tissues. तो लाइक देख, पिलाई जो होता है ना वो ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है सेल के बाहर, छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक, वेयरएज फिम्ब्रिया जो होता है वो ब्रिस्टल मतलब होता है हेयर लाइक, है ना, ऐसे ऐसे तो दोनों सेल से आता है। और ये जो फिम्ब्रिया है ना वो बैक्टीरिया को या तो होस्ट या तो रॉक्स से या तो होस्ट टिश्यूज से अटैच होने में हेल्प करते हैं। और पिलाई जो है वो स्पेशल प्रोटीन से बनता है, पिलीन प्रोटीन बोलते हैं, बट दिया नहीं एनसीईआरटी में, तो स्पेशल प्रोटीन ही दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका साइज़ कितना हो सकता है, 15 to 20 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 15 नैनोमीटर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर। लाइक ये तो मैं तुमको बता रहा था, लेकिन वैसे नहीं आएगा, अगर इसमें आएगा तो ये तो बेसिक चीज़ है, समझती ही होगी वैसे। तो 15 से 20 नैनोमीटर हो सकता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और जो राइबोसोम्स होते हैं आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA, मतलब एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, है ना। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स लाइक देख। तुमको पता है कि ये जो होता है अपने राइबोसोम्स वो mRNA वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, बट कैसे करते हैं, तो वो कुछ ऐसे करते हैं, लाइक मैं तो समझा देता हूँ। तुमको पता है कि ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। तो देख, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम जो है ना वो mRNA मैसेंजर RNA, जो कि DNA से mRNA बनता है, फिर mRNA मैसेंजर RNA बेसिकली वो आता है और फिर वो उस पर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं
फिर अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में ऐड करते हैं और फिर वो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो इसमें यही दिया हुआ गया है कि राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल एमआरएनए, लाइक ये सिंगल एमआरएनए है, इसे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए, इधर देख एंड इधर देख। तो सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए और फॉर्म किए एक चेन को बनाया, और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब क्या होता है? बेस में नहीं, राइबोसोम, ठीक है, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, सिंपल था, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ और क्या था? द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। जो ये पॉलीसोम्स के जो राइबोसोम्स है, पॉलीसोम बोलो या फिर पॉलीराइबोसोम, इसके जो बेसिकली जो राइबोसोम्स है वो क्या करते हैं? एमआरएनए को जो है ना वो प्रोटीन्स में बेसिकली ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन्स बनाता है, लाइक दैट। वो आगे मशीनरी पढ़ेंगे ना, दूसरे चैप्टर्स में दिया हुआ डिटेल्स में कि कैसे बनता है प्रोटीन्स। यहाँ पे इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होता है? तो बेसिकली inclusion bodies are the reserve materials in prokaryotic cell. These are membraneless and life free in the cytoplasm. Example: phosphate granule, synophician granule, and glycogen granules. Or gas vacuoles are found in green sulfur bacteria, है ना। उसके बाद फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में रहता है। फिर किस में होता है? एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है भाई, 3 में होता है, ये ध्यान नहीं आ रहा है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक ग्रीन में होता है और एक पिंक वाला, जो भी होता है एक बार देख लेना एग्जांपल। तो इस तीनों में होता है, ठीक है। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे माइंड में। तो बेसिकली क्या होता है? लाइक सपोज एक थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल मान लो हमने बना लिया। ये 3 लेयर बना लेते हैं, ओके। अब न्यूक्लियोइड भी बनाओ, मतलब जेनेटिक मटेरियल को ऐसे ही डाल दो, ये लो सारा डीएनए, उसके चारों तरफ क्या होगा? एक थोड़ा सा डेंस फ्लूइड बना दो, तो ये न्यूक्लियोइड हो गया। उसके बाद इधर मेसोसोम्स वगैरह, इतना मैं डिटेल में नहीं बना रहा हूँ। मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स, ये ग्रैन्यूल्स क्या होता है? दाना की तरह होता है कुछ, लाइक स्ट्रक्चर। तो फॉस्फेट का, ग्लाइकोजन का, एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल एंड साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स। उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होता है, लाइफ फ्री करता होता है। और ये गैस वैक्यूल एक टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़ ही है। इसके अंदर क्या होता है? गैस स्टोर होता है ब्रो। जैसे देख, बीच में मान लो कि साइटोप्लाज्म के अंदर गैस का जैसे बुलबुला होता है, उसको डाल दिया, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसके चारों तरफ, उसके अंदर गैस है बस। तो वो क्या हेल्प करती है? बोयंसी में हेल्प करती है। जैसे बहुत सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो पानी में रहते हैं, तो वो हवा भर लेता है। उससे क्या होता है कि वो उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है ना। लाइक तुमने देखा होगा कि जैसे बहुत से लोग जैसे तैरते हैं, तो वो गुब्बारा जो डाल लेते हैं, भर देते हैं हवा, तो फिर उससे तैरते रहते हैं, लाइक फ्लोट करते रहते हैं, वो हाथ पैर चलाते हैं, डूबते नहीं है, लाइक डैट। वैसे भी सेल के अंदर वो क्या करता है? हवा भर लेता है। गैस वैक्यूल 3 के अंदर होता है, एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार देख लेना। ब्लू ग्रीन, एक बार मैं एग्जांपल खुद ही देख लेता हूँ। ये लड़की बहुत परेशान करती है। जस्ट ख़त्म ही होने वाला है 1 आवर का। फिर ये इसमें प्रोकैरियोटिक सेल को हमने देख लिया बस लास्ट, उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया मैं मानता हूँ, बट लाइक थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, और क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मुझे लाइक, और मेरे बोलने में भी नहीं हो रहा था, अभी बहुत बोलते बोलते गला दुख गया मेरा, और थोड़े मेरे टंग पे भी कुछ वो है ना, कुछ हुआ है, गर्मी इतनी है उसकी वजह से। तो लाइक मैं एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ ब्रो, रुक जा। ब्लू ग्रीन
एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 3 एग्जाम्पल्स हैं, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स होते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं, हवा भर लेते हैं बेसिकली, बोयंसी में हेल्प करता है। बोयंसी वो एक्स्ट्रा वो दिया नहीं है, तो समझिए गैस वैक्यूल किसके अंदर होता है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इंक्लूजन बॉडीज स्टोर रिजर्व मटेरियल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो कुछ होता नहीं है बेसिकली, रिजर्व मटेरियल होता है लाइक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। और इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो आज की ख़त्म करते हैं, है ना। आई होप कि तुम यहाँ तक DPPs कंप्लीट कर लेना, लाइक, और आज ही या फिर कल कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मैं कल सेंड करूँगा, उसमें पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म निपटा देंगे हम लोग, है ना। तो बस DPP करो और 2-3 बार जो ये मेरा PDF मैंने तुमको भेजा हुआ है उसको रीड कर लो अच्छे से। और अगर मैं क्या बोलूँगा, जैसे 1-2 चैप्टर, लाइक अभी भैया को बोलना कि इसका वो PDF प्रिंट करवा के ला देगा। इसमें 9 पेजेस हैं, कितने, 1 रुपये लेता है, एक जैसे भी 10-20 रुपये भाई हो सकता है ना, करवा के बोलना, उसको लेके आ जाएगा। तो 2-3 बार रीड करना तुम, PDF से 1-2 बार करना, लाइक अच्छे से समझ के। अगर कहीं पे कोई इशू आती है, कोई तुमको डॉट होता है, तो उसके बारे में फ्रीली पूछना यार प्लीज़। पहली बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा से जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें बहुत शॉर्ट में, लाइक 30 to 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर निपटा देंगे, लाइक डेट। तो अभी थोड़ा डिटेल में समझ के कर रहे हैं सब कुछ, जितना हो पा रहा है, जितना सर हमको एडिशनल पॉइंट बताए थे वो सब मैं तुमको बता रहा हूँ। इसके बाद भी अगर किसी टॉपिक में लाइक दिक्कत रह जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो बताना, या फिर ये भी बताना कि हाँ तुमको कितना समझ आया आज, तो थोड़ा सा फीडबैक देना, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मुझे और थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, तो ये सब बताना। ओके, तो अब हमारा यूकैरियोटिक सेल्स का ये पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने पूरा देख लिया, लाइक हमने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा, सेल क्या होता है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यूनिसेलुलर, ये सब हमने देखा। फिर सेल बेसिकली पहले जो सेल आए थे वो प्रोकैरियोटिक सेल आए हुए थे, उनके पास क्या क्या नहीं होते, क्या क्या होता है। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल आया, तो फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी डिटेल में देख लिया। फिर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में फिर कल के लेक्चर में सारे करेंगे। ये ओवरव्यू था सेल के बारे में कि हाँ 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और ये सब डिटेल्स दिया हुआ है, और ये सब बकचोदी। फिर सेल्स का शेप अलग अलग होता है, सब दिया हुआ है। ये डायग्राम वगैरह सब भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना कि हाँ इसका इतना शेप होता है, साइज होता है ना। एक बार रफ भी, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कहीं पे डेटा हुआ तो एक फ्रेश नोटबुक लेके बैठना, और ये PDF मैं वैसे बुक प्रोवाइड करवा दूँगा, बट अभी जैसे उसके बाद फिर जहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उस पर लिख के प्रैक्टिस करना, लाइक डैट, कि हाँ RBC का जो शेप होता है वो कैसा होता है, मैच करना, लाइक अच्छे से करना। बेसिकली सारा NCERT देखिए, इतना ही क्वेश्चन आने, मतलब यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा और यहीं से एग्जैक्ट पॉइंट बन के आ जाएंगे, कुछ सोचना भी नहीं। तुमने 3-4 बार पढ़ा हुआ है, 5 बार पढ़ा हुआ है, 10 बार पढ़ेंगे, मान लो 10 बार हम पढ़ लेंगे हर एक चैप्टर को, तो सब हमारे माइंड में ही रहेगा ऑलरेडी, और ईजिली हम 360 स्कोर कर सकते हैं। बट हैव पेशेंस, हैव फेथ फॉर डैट। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।